गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। वेलकम टू बैक माय चैनल कैम टीच क्लासेज जयपुर। चलो टाइम को बर्बाद ना करते हुए सीधे चलते हैं पॉइंट पे। आज हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 6, उससे रिलेटेड जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं अकॉर्डिंग टू ब्लूप्रिंट ऑफ आरबीएसई। चलो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, अमीबा भोजन किस अंग की सहायता से करता है? याद रखना, अमीबा के अंतर्गत एक पैरों के समान, देखो पैरों को संस्कृत में कहते हैं पादाब। क्या कहते हैं? पादाब। यानी पाद कहते हैं पैरों को, और पैरों के समान आभा देने वालों को कहते हैं पादाब। ठीक है, तो यानी जो हमारा यहाँ पर कूटपाद दिखा हुआ है, कूटपाद यानी झूठे पाद, मतलब पैर होते नहीं है लेकिन पैरों के समान दिखाई देते हैं। तो ऐसी संरचना अमीबा में विकसित होती है भोजन को अंतर्ग्रहण करने के लिए। याद रखना, अगर आ जाए कि एक कोशिकीय जीव का उदाहरण तो भी अमीबा होगा। क्वेश्चन आ जाए कूटपाद या पादाब नामक संरचना किस जीव में विकसित होते हैं तो भी अमीबा होगा। ठीक है, चलो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अमीबा और पैरामीशियम एक कोशिकीय जीव है, और याद रखना अमीबा की जो आकृति है वो कैसी है? अनियमित आकृति है, और पैरामीशियम की नियमित आकृति है। ठीक है। दूसरी बात कि ऐसा जीव जो एक कोशिकीय है और वह भोजन किधर से भी भोजन ग्रहण कर सकता है और किधर से भी निकाल सकता है, अपशिष्ट किधर से भी निकाल सकता है, वो अमीबा है। और अगर ये आ जाए कि बताइए वह एक कोशिकीय जीव कौन सा है जो एक निश्चित स्थान से भोजन अंतर्ग्रहण करता है और एक निश्चित स्थान से निकालता है, तो वो आ जाएगा पैरामीशियम। अमीबा और पैरामीशियम दोनों एक कोशिकीय जीव हैं, ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक है। इसके लिए देखो, सबसे पहले आपको ये जानना जरूरी है कि स्वपोषी पोषण होता किस में है। याद रखना, स्वपोषी पोषण जो है सिर्फ पादपों में पाया जाता है। पादप यानी पेड़ पौधे, पेड़ पौधे यानी वनस्पति जो है सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में पत्तियों पर उपस्थित क्लोरोफिल वर्णक की सहायता से वायुमंडल से CO2 लेती है और जल लेती है। तथा जड़ों से जल तथा वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड गैस लेकर सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में क्लोरोफिल वर्णक की सहायता से अपना भोजन स्वयं बनाती है। तो यानी हमारा जो राइट आंसर होगा क्या? उपरोक्त सभी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्न में से जैव उत्प्रेरक है। याद रखना, जैव उत्प्रेरक होते हैं एंजाइम। देखो, जो जीवों के अंदर उत्प्रेरक का काम करते हैं वो होते हैं क्या? एंजाइम। याद रखना इस चीज़ को, जैव उत्प्रेरक क्या है? एंजाइम। उत्प्रेरक को अगर अपन परिभाषित करना चाहें तो ऐसे पदार्थ जो खुद अपरिवर्तित रहकर अभिक्रिया के वेग को बढ़ा देते हैं। ऐसे पदार्थ जो स्वयं अपरिवर्तित रहकर अभिक्रिया के वेग को बढ़ा देते हैं। तो याद रखना, पाचन क्रियाओं में एंजाइम बहुत ही महत्वपूर्ण जैव उत्प्रेरक होते हैं जो हमारी पाचन क्रिया को एक सरल बना देते हैं। याद रखना। और चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। आहार नाल का सबसे लंबा भाग। देखो, आहार नाल जो कि अपने मुख से स्टार्ट होती है और अपने गुदा मल द्वार तक जाकर खत्म होती है। याद रखना, पाचन तंत्र दो भागों से मिलकर बना हुआ है। एक भाग है आहार नाल और दूसरा भाग है पाचन ग्रंथियां। एक आहार नाल, एक पाचन ग्रंथियां। आहार नाल एक मुंह से गुदद्वार तक चलने वाली एक नलिका समान संरचना है, जिसके अंतर्गत अगर हम मुंह से शुरुआत करें तो मुंह, ग्रासनाल, आमाशय, छोटी आंत, बड़ी आंत और गुदद्वार आता है। जबकि पाचन ग्रंथियों के अंतर्गत जठर ग्रंथियां, अग्नाशय ग्रंथियां और यकृत आता है। एक और महत्वपूर्ण क्वेश्चन कि यकृत जो है
पित्तरस का निर्माण करता है। यकृत नामक पाचक ग्रंथि जो है पित्तरस का निर्माण करती है, लेकिन संचय कहाँ होता है? पित्ताशय में। यकृत पित्तरस का निर्माण करती है, लेकिन संचय कहाँ होता है, यानी इकट्ठा करके कौन रखती है? पित्ताशय। वहीं अगर हम शुरू से स्टार्ट करें तो देखो, हमने खाना खाया, खाना खाने के बाद सबसे पहले पाचन होगा मंड का यानी स्टार्च का। उसके बाद लार के द्वारा स्टार्च का पाचन किया जाएगा। लार्ज में एमाइलेज एंजाइम पाया जाता है जो कि क्या करता है? स्टार्च का पाचन करता है, यानी मंड का पाचन करता है। पेड़ पौधे अपना भोजन मंड के रूप में संचित रखते हैं, और ये संचित भोजन को ही जब हम खा जाते हैं, पेड़ पौधों को फल सब्जी के रूप में खा लेते हैं अपन, तो वो ही मंड हमारे लार में पचित होता है। उसके बाद भोजन जाता है ग्रास नली से आमाशय में, और आमाशय में जो जठर ग्रंथियाँ पाई जाती हैं वो पेप्सिन एंजाइम स्रावित करती हैं। लेकिन इस पेप्सिन एंजाइम की एक खास बात है कि ये बेस पसंद नहीं करता, ये एसिड पसंद करता है। पेप्सिन बेस पसंद नहीं करता, पेप्सिन को बेस पसंद नहीं है, पेप्सिन को बेस पसंद नहीं है। बेस यानी होता है क्षार, पेप्सिन को बेस पसंद नहीं है यानी क्षार पसंद नहीं है, पेप्सिन को पसंद है अम्ल। इसलिए जठर ग्रंथियों द्वारा HCl का स्रावण किया जाता है, यानी HCl स्रावित किया जाता है, जिसकी वजह से आमाशय का जो भोजन का माध्यम है वो हो जाता है अम्लीय। अम्लीय माध्यम में ही पेप्सिन एक्टिव हो सकता है। इसलिए HCl का काम क्या है? पेप्सिन को एक्टिव करना। जठर ग्रंथियों द्वारा ही श्लेष्मा का स्राव किया जाता है। और देखो, ये जो HCl होता है इसका pH होता है 1.2, जो कि हमारे जो आमाशय की दीवारें हैं उसको जख्म पहुंचा सकता है। याद रखिएगा, ये इतना तेज है कि अगर हम बाहर निकाल कर हमारी चमड़ी पर डाल दें तो वो जल जाए, इतना तेज होता है। एक तरीके से तेजाब है ये, HCl तेजाब ही होता है, तेजाब ही है ये, जो कि हमारे आमाशय में पाया जाता है। लेकिन श्लेष्मा यानी श्लेष्मा एक तरीके से गंवार भाषा में बोला जाए तो रीठ सींड जो भी होता है ये भी एक श्लेष्मा ही है, और जो खंकारते हैं अपन वो भी श्लेष्मा ही है, जो कि हमारी आमाशय की दीवारों पर जमा रहता है। ठीक है, ये क्या करता है कि HCl से आमाशय की जो दीवारें हैं उनकी सुरक्षा करता है। क्लियर? देखो, बहुत सारा मैं एक्सप्लेन कर चुका हूँ, लेकिन जो क्वेश्चन नंबर 4 है इसका राइट आंसर है 2, क्षुद्र आंत्र। जो छोटी आंत होती है वो सबसे लंबा भाग है। छोटी होने का मतलब ये है, क्षुद्र आंत्र का मतलब ये है कि उसकी जो त्रिज्या है, उसकी जो त्रिज्या है वो कम होती है, वो छोटी होती है, छोटी त्रिज्या की होती है ये। ठीक है, कहने का मतलब ये है कि भैया आंत होती है इस तरीके से, इस तरीके से, इस तरीके से आंत होती है। तो ये आंत को अगर ये वाला जो सिरा है ये वाला, तो इसकी जो त्रिज्या है ये त्रिज्या कम है, त्रिज्या छोटी है, इसलिए इसको कहता है छोटी आंत है। लेकिन लंबाई तो वो सबसे बड़ी है इसकी। आहार नाल के जितने भी भाग हैं, आहार नाल के जितने भी भाग हैं, मुंह, ग्रासनली, आमाशय, आमाशय, छोटी आंत, बड़ी आंत, इन सब में सबसे लंबा क्षुद्र आंत होती है। चलो आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, पाइरूवेट के विखंडन से यह CO2 जल तथा ऊर्जा देता है, यह क्रिया कहाँ संपन्न होती है? याद रखना, पाइरूवेट का विखंडन हो रहा है, CO2 जल और ऊर्जा बन रही है। क्या बन रही है? CO2 जल और ऊर्जा। याद रखना, पाइरूवेट का विखंडन किस में होता है? जीवों में होता है, जीव जंतुओं में होता है। ठीक है, तो याद रखना, पाइरूवेट के विखंडन से CO2 जल और ऊर्जा बन रही है। ये कोशिका के द्रव्य में पाया जाने वाला कोशिकांग माइटोकॉन्ड्रिया द्वारा संपन्न होती है। माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का शक्ति गृह यानी पावर हाउस भी कहा जाता है। कोशिका के जो कोशिकांग होते हैं वो कोशिका द्रव्य में पाए जाते हैं, और
इनमें माइटोकॉन्ड्रिया नामक जो कोशिकांग है उसको कोशिका का शक्ति गृह कहा जाता है। क्यों? क्योंकि ये पाइरूवेट का विखंडन करके हमारे हमें CO2 जल और ऊर्जा देता है। जल का निष्कासन कर दिया जाता है, CO2 श्वसन के जरिए से मुंह के द्वारा से बाहर निकाल दी जाती है और ऊर्जा का उपयोग हम दैनिक जीवन में कार्य करने के लिए करते हैं। चलो बाकी की जो चीज़ें हैं उनको भी देखते हैं। देखो, कोशिका द्रव्य जिसमें कि कोशिकांग पाए जाते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया अपन पढ़ चुके। हरित लवक जो है पादप कोशिकाओं में पाया जाता है, पादप कोशिकाओं में पाया जाता है, ना कि जंतु कोशिका में। केंद्रक सभी में पाया जाता है। याद रखना, केंद्रक जो है कोशिकांगों कोशिकांगों की क्रियाविधियों का नियंत्रण करता है। क्या क्या है? नियंत्रण करता है। केंद्रक के मध्य केंद्रिका होती है। केंद्रिका और केंद्रक झिल्ली के मध्य केंद्रक द्रव्य होता है। इस केंद्रक द्रव्य में गुणसूत्र होते हैं और गुणसूत्र के अंदर ही डीएनए होता है और डीएनए का जो खंड होता है वो होता है जीन। याद रखिएगा, डीएनए का खंड जीन है। डीएनए कहाँ पाए जाते हैं? गुणसूत्र में पाए जाते हैं। ठीक है, गुणसूत्र पे डीएनए पाए जाते हैं। गुणसूत्र कहाँ पाए जाते हैं? केंद्रक में पाए जाते हैं। याद रखिएगा, आनुवांशिकी गुणों को संचित करने का काम, यानी एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक वंशागत करने का काम केंद्रक करता है। केंद्रक ऑप्शन में ना हो तो डीएनए होगा, डीएनए करता है। डीएनए ऑप्शन में ना हो तो जीन होगा, जीन करता है। तो याद रखिएगा, जीन, डीएनए, गुणसूत्र, केंद्रक, इनमें से कोई भी एक ऑप्शन आएगा तो आपको कर देना है। यदि चारों आ जाए तो याद रखना जीन पे क्लिक करना है आपको। अगर ए बे से दे में उपरोक्त सभी ना होकर चारों हो तो आपको जीन पे क्लिक करना है। याद रखना भैया, रक्त का थक्का बनाने का कार्य, रक्त का थक्का बनाने का कार्य। थक्का भैया अपने कट जाते हैं, जख्म हो जाते हैं ना, तो थोड़ी देर तक खून बहता है, उसके बाद में कुछ वाइट वाइट कलर की परत सी छा जाती है। वाइट वाइट कलर की एक प्लेट सी छा जाती है, प्लेट सी छा जाती है। क्या कर देती है? छा जाती है। तो यानी इसका ऑप्शन होगा प्लेट। पादप में जल परिवहन के लिए जाइलम, जल फॉर जैसे जल, जल से जाइलम। याद रखना, मानव में वर्क का कार्य। भैया मानव में वर्क यानी किडनी, किडनी का कार्य होता है क्या? उत्सर्जन का। किसका कार्य होता है? उत्सर्जन का। हमारे मूत्र को जो फिल्टर करता है, हमारे रक्त को जो फिल्टर करके उसके अंदर से जल को अलग करता है और पोषक तत्वों को अलग करता है और उनको वापस रक्त के में प्रवाहित करता है, वो सारे काम कौन करता है? वर्क करता है। क्या कौन करता है? वर्क करता है। उत्सर्जन कार्य वर्क करता है। इस वर्क के ऊपर यानी एड्रीनल के, इस वर्क के ऊपर एक ग्रंथि होती है, एड्रीनल ग्रंथि। कौन सी ग्रंथि होती है? एड्रीनल ग्रंथि। देखो भैया, इस तरीके से होती है ये, सेम के बीज की तरह, सेम के बीज की तरह आकृति की होती है। किडनी, किडनी दो होती हैं जो कि क्या करती हैं? उत्सर्जन का कार्य करती हैं। यहाँ से मूत्र निर्मित होकर मूत्राशय में एकत्रित होता है और फिर जब मूत्राशय एक पेशी ऊतक है जिसमें कि हमारा नियंत्रण होता है। हम चाहे जब करें सुसु, चाहे जब ना करें सुसु, इसलिए पेशी जो मूत्राशय है वो पेशी ऊतकों से मिलकर बना हुआ होता है। ये पेशी ऊतक कैसे होते हैं? ऐच्छिक पेशियों से नियंत्रित होते हैं, इसलिए हम इनको नियंत्रित कर सकते हैं। याद रखिएगा इस चीज़ को भैया। दूसरी बात, मैं कुछ बता रहा था, भूल गया। वर्क के ऊपर एड्रिनल ग्रंथि ग्रंथि होती है, जो इस तरीके से वर्क होता है, इसके ऊपर यहाँ पर एक ग्रंथि होती है, इसको बोलते हैं एड्रिनल ग्रंथि। ये एड्रिनल ग्रंथि जो होती है इसके द्वारा एक हार्मोन स्रावित होता है, एड्रेनलिन हार्मोन। ये एड्रेनलिन हार्मोन हमारे रक्त में नमक की मात्रा का नियंत्रण करता है। याद रखना, खून में नमक की मात्रा का नियंत्रण एड्रिनलिन हार्मोन करता है। दूसरा बात, हमारे खून में शुगर की मात्रा का नियंत्रण इंसुलिन हार्मोन करता है। इंसुलिन हार्मोन अग्नाशय ग्रंथि द्वारा स्रावित होता है। एड्रिनलिन हार्मोन एड्रिनल ग्रंथि यानी अधिवृक्क ग्रंथि इस द्वारा स्रावित होता है। याद रखिएगा भैया, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अभी के लिए भी इंपॉर्टेंट है और आपके आने वाले कॉम्पिटिशन एग्जामों के लिए भी इंपॉर्टेंट है भैया। तो ऑप्शन हो जाएगा उत्सर्जन। मानव में मुख्य उत्सर्जी पदार्थ है, मानव में मुख्य उत्सर्जी पदार्थ है। मानव में, याद रखना, मानव में मुख्य उत्सर्जी पदार्थ है भैया,
यूरिया। हम जो मूत्र निष्कासन करते हैं, ये मूत्र के अंदर यूरिया होती है। क्या होती है? यूरिया। आपने एक न्यूज़ पढ़ी होगी कि जो फॉरेन में कुछ कोई कंट्री है, आई थिंक आई डोंट नो दैट कंट्री, बट वहाँ पर मानवों के मूत्र को इकट्ठा करने के लिए जगह जगह पर कुछ संयंत्र बनाए गए हैं, और उन मानव के जो क्या बोलते हैं, मूत्र से यूरिया का उत्पादन किया जाता है, और यूरिया का उत्पादन करके और वो उसका काम किस में लेते हैं? खेतों में काम में लेते हैं। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आगे चलते हैं। मछली का हृदय में कोष्ठ होते हैं। याद रखिएगा, मछली में दो कोष्ठ होते हैं। मछली में दो कोष्ठ होते हैं। मानव में चार कोष्ठ होते हैं। मानव में चार कोष्ठ होते हैं, मछली में दो कोष्ठ होते हैं। यदि मानव हृदय के बारे में पूछ लिया जाए तो वो चतुकोष्ठीय है। एक आलिंद, एक नीले, दूसरा बायां आलिंद, बायां नीले, दायां आलिंद, दायां नीले। याद रखिएगा, शुद्ध रक्त बाएं आलिंद बाएं नीले में आता है। आलिंद में सिरा आती है और नीले से महाधमनी निकलती है। बाएं नीले से महाधमनी निकलती है। बाएं महाधमनी में शुद्ध रक्त होता है, जबकि दाई धमनी में अशुद्ध रक्त होता है। चलो क्वेश्चन नंबर 11। किस वाहिका में वाल्व पाए जाते हैं? किस वाहिका में वाल्व पाए जाते हैं? याद रखिएगा, देखो बच्चों, बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। वैसे वाल्व कहाँ पाए जाते हैं? वाल्व पाए जाते हैं, देखो जो आलिंद होता है, आलिंद और नीले के बीच में भी वाल्व पाए जाते हैं। हमारे हृदय की संरचना में आलिंद और नीले के जो बीच का जो संपर्क स्थल है, वहाँ पर भी वाल्व पाए जाते हैं। देखो, मान लो कि ये तो है हमारा आलिंद, ठीक है, और ये है हमारा नीले, ये है हमारा नीले। तो इन दोनों के बीच में एक वाल्व पाया जाता है। ये वाल्व क्या होता है? इस तरीके का होता है। यहाँ से रक्त आता है, अब वजन की वजह से यहाँ से नीचे तो चला जाता है ये, लेकिन जैसे ये भर जाता है तो जैसे ये आगे की तरफ इस तरीके से टच हो जाती है, यानी रक्त आ तो जाएगा लेकिन वापस जाएगा नहीं। ठीक है, तो याद रखना, रक्त का वापस उत्कर्मणीय प्रवाह को रोकने के लिए आलिंद और नीले के बीच में भी क्या होते हैं? वाल्व होते हैं। याद रखिएगा, धमनी सॉरी, यहाँ पर जो ऑप्शन होगा धमनी होगा। हमें पता है धमनी कहाँ पाई जाती है। सिरा, धमनियाँ सब कुछ किस में पाई जाती हैं? हृदय में पाई जाती हैं। लेकिन जो धमनी होती है, धमनी में वाल्व होते हैं ताकि रक्त चला जाए लेकिन वापस आए नहीं। धमनियाँ यानी नसें, एक सीधी सी भाषा में बोलते हैं नसें। पादपों में भोजन का परिवहन कौन करता है भैया? पे फॉर पादप, फे फॉर फ्लोएम। याद रखिएगा, पादपों में भोजन का परिवहन कौन करता है? फ्लोएम करता है, जबकि जल एवं खनिज लवणों का परिवहन करता है जाइलम। जे फॉर जाइलम, जे फॉर जाइलम, और एफ, पी फॉर फ्लोएम, और पी फॉर पादप। याद रखिएगा भैया, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक स्वस्थ व्यक्ति में प्रतिदिन कितना लीटर आरंभिक निषेध वृक्क में होता है? आरंभिक निषेध वृक्क में होता है भैया 180 लीटर होता है। ऑप्शन देखते जाना, इनको ये याद करने वाली चीज़ें हैं। मतलब निषेध का मतलब वही है कि भाई वर्क काम क्या करता है? मूत्र निर्माण का काम करता है। तो वही है, निषेध आया हुआ है जिसके अंदर कुछ मिला हुआ है, उसको वो पृथक करेगा। ठीक है, ये याद रखना भैया, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। सजीवों द्वारा भोजन ग्रहण करना कहलाता है। सजीवों द्वारा भोजन ग्रहण करना अंतर ग्रहण कहलाता है भैया। अंतर यानी अंदर, ग्रहण करना, बस खत्म बात, अंदर ग्रहण करना, अंत्य ग्रहण। आवासीय श्वसन में मुख्य उत्पाद बनता है, अवायवीय श्वसन में मुख्य उत्पाद बनता है। मुख्य उत्पाद भैया अवायवीय, ये अवायवीय श्वसन पाया जाता है किसमें? ईस्ट में। देखो
एक मिनट दोस्तों। अवायवीय श्वसन, देखो श्वसन दो प्रकार का होता है, एक होता है वायवीय श्वसन, एक होता है अवायवीय श्वसन। ठीक है, यहाँ पर देखो याद रखना, ग्लूकोज सबसे पहले ग्लूकोज टूटता है ग्लूकोज 6 कार्बन वाली एक श्रृंखला है, 6 कार्बन वाला एक यौगिक है। ये ग्लूकोज टूटता है पायरुवेट में। ठीक है, और पायरुवेट का अगर ऑक्सीजन की उपस्थिति में, ऑक्सीजन की पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन की पर्याप्त मात्रा में अगर विखंडन होता है, पायरुवेट का ऑक्सीजन की पर्याप्त मात्रा में अगर विखंडन होता है तो उत्पाद बनते हैं CO2, जल और ऊर्जा, जो कि हमारी बॉडी के अंदर होती है, हमारे हृदय के अंदर, हमारी कोशिकाओं के अंदर होती है। दूसरी बात सुनना, यदि ग्लूकोज से निर्मित पायरुवेट का विखंडन ऑक्सीजन की अपर्याप्त मात्रा में होता है तो लैक्टिक अम्ल बनता है। देखो, जब हम दौड़ लगाते हैं तो हमारी मांसपेशियों में एक जकड़न, दर्द फील होता है, घुटनों में दर्द फील होता है। वो दर्द फील होता है वायु की अपर्याप्त मात्रा में श्वसन द्वारा। हमारी चमड़ी होती है वो भी श्वसन करती है भैया, ध्यान रखना। तो वो अपर्याप्त जो श्वसन होता है वायु की अपर्याप्त मात्रा में, तो उसकी वजह से मुख्य उत्पाद बनता है लैक्टिक अम्ल, जिसकी वजह से हमारे जोड़ों में दर्द होता है। क्लियर? अब यहाँ पर जो क्वेश्चन पूछा गया है उस पे आओ। अवायवीय श्वसन मतलब अनुपस्थिति में, वायु की अनुपस्थिति में अगर वायु की अनुपस्थिति में अगर श्वसन होगा तो उसे कहते हैं अवायवीय श्वसन, जो कि ई कोलाई नामक जीवाणु में, सॉरी, ईस्ट में होता है। किस में होता है? ईस्ट में होता है। और इसमें मुख्य उत्पाद के रूप में बनता है क्या? इथाइल एल्कोहल। भैया ये दारू बनाने की विधि है, सीधी सी बात ये है। क्या करते हैं जो दारू की भट्टियाँ वाले होते हैं, वो उसका अवायवीय शोषण करते हैं, दाब के रखते हैं उसको, ताकि उसको ऑक्सीजन ना मिले। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। भैया ये बीपी, इसमें बीपी देखनी है आपको कि स्वस्थ मानव की जो बीपी होती है वो कितनी हो सकती है। स्वस्थ शरीर है किसी का, शरीर एकदम स्वस्थ है, कोई टेंशन नहीं है, कुछ भी नहीं है, तो उसका सामान्य रक्तदाब कितना होगा? सीधी सी बात है, 120 से 180 mmHg। ये mmHg याद रखना, मिलीमीटर प्रति, सॉरी, मिलीमीटर मरकरी, मरकरी या पारा, Hg। देखो, आप लोगों ने देखा होगा कि जो दाब मापी आते हैं, है ना, उस पर पारा चढ़ता जाता है। जैसे जैसे वो प्रेशर करते हैं, तो जैसे जैसे वो फील करते हैं, रक्तदाब फील करता है नसों का, तो पारा चढ़ता जाता है। वो पारा जहाँ पर, देखो, कम से कम तो कितना होना चाहिए? 80, और ज़्यादा ज़्यादा कितनी होनी चाहिए? 120 पे, 120 mm पर होना चाहिए। 120 mm पर, यानी जो चढ़ता हुआ पारा है वो पारा 80 से 120 के बीच में होना चाहिए भैया, याद रखिएगा इस चीज़ को। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। रुधिर का द्रव भाग कहलाता है। भैया रुधिर दो भागों से मिलकर बना हुआ होता है, एक होता है द्रव, एक होता है ठोस। द्रव भाग प्लाज्मा होता है। कौन होता है? प्लाज्मा होता है। और ठोस भाग के अंतर्गत RBC, WBC, प्लेटलेट्स आ जाती हैं। WBC, RBC और प्लेटलेट्स ठोस भाग के अंतर्गत आ जाती हैं। जबकि द्रव भाग में कौन आएगा? प्लाज्मा आएगा भैया। क्या आएगा? प्लाज्मा आएगा। और रुधिर को हृदय से शरीर में अंगों तक ले जाने वाली वाहिकाएं कहलाती हैं। भैया ये धमनियाँ कहलाती हैं। क्या कहलाती हैं? धमनियाँ। देखो एक चीज़ याद रखना इसमें कि फेफड़े होते हैं, फेफड़ों से आएगा,
फेफड़ों से रक्त आएगा, आप और आएगा, आप और आलिंद, आप और आएगा, आप और आलिंद। फेफड़ों से रक्त आलिंद में आएगा, आलिंद से जाएगा कहाँ पर? नीले में। कहाँ पर जाएगा? नीले में। और नीले से धमनी निकलेगी, नीले, धमनी, नीले, नी फोर नीले, नी फोर धम, नी फोर नीले, ध में नी, ध में नी, धमनी, नीले, नी फोर नीले, धमनी निकलेगी नीले से, ठीक है। नीले से निकलेगी धमनी, इस धमनी को कहते हैं महाधमनी। इसमें होता है शुद्ध रक्त, क्योंकि यह है बायां भाग। कौन सा भाग है? बायां भाग। फुफ्फुस से बाएं आलिंद में रक्त आएगा, फुफ्फुस से यानी फेफड़ों से बाएं आलिंद में रक्त आएगा, जिस नली से आएगा उसे कहते हैं सिरा। बाएं आलिंद में फुफ्फुस से रक्त जिस नली का द्वारा आता है उसे कहते हैं सिरा। आलिंद से रक्त जाएगा कहाँ पर? नीले में। और नीले पंप करेगा प्रत्येक कोशिकाओं तक। नीले, कौन सा नीले? बायां नीले, याद रखना, बायां नीले। हमारी बॉडी के बाएं साइड में हृदय होता है, हमारी बॉडी के बाएं साइड में हृदय होता है, और हृदय के बाएं साइड में शुद्ध रक्त होता है, हृदय के बाएं साइड में शुद्ध रक्त होता है। हमारी बॉडी के बाएं साइड में हृदय होता है, और हृदय के बाएं साइड में शुद्ध रक्त होता है। और बाएं साइड में, बाएं साइड में बायां आलिंद, बायां नीले आता है, बाएं आलिंद में फुफ्फुस से रक्त आता है, और बाएं नीले से रक्त प्रत्येक कोशिकाओं तक महाधमनी के जरिए से जाता है। प्रत्येक कोशिकाओं तक पहुंचाने का काम किसने किया? धमनी ने। किसने किया? धमनी ने किया भैया, ये धमनी ने किया। प्रत्येक कोशिकाओं तक, सॉरी, प्रत्येक कोशिकाओं तक हृदय से रक्त पहुंचाने का काम धमनी ने किया, और प्रत्येक कोशिकाओं से CO2 युक्त रक्त यानी अशुद्ध रक्त को आलिंद तक लाने का काम किसने किया? महाशिरा ने। किसने किया? महाशिरा ने। याद रखना, प्रत्येक कोशिकाओं से अशुद्ध रक्त यानी CO2 युक्त रक्त को प्रत्येक कोशिकाओं से हृदय तक, और हृदय में कहाँ पर? आलिंद में। आलिंद में शिराएं आती हैं, नीले से धमनियां निकलती हैं। याद रखना, आलिंद, प्रत्येक कोशिकाओं से अशुद्ध रक्त यानी CO2 युक्त रक्त को आलिंद में लाने का काम धमनियां करती हैं। कौन सी धमनियां? दाई धमनियां करती हैं, सॉरी, दाएं सिरा करती है, महाशिरा बोलते हैं इसको, महाशिरा करती है। आलिंद में शिराएं आती हैं, नीले से धमनियां निकलती हैं। ये बात याद रखना, आलिंद में शिराएं आएंगी और नीले से धमनियां निकलेंगी भैया। तो याद रखना, प्रत्येक कोशिकाओं से अशुद्ध रक्त यानी CO2 युक्त रक्त को हृदय में दाएं आलिंद में लाने का काम महाशिरा करती है, यानी अशुद्ध रक्त होता है महाशिरा में। कौन सी महाशिरा में? दाईं महाशिरा में। फिर वहाँ से रक्त जाएगा नीले में, और नीले से धमनियाँ निकलती हैं, जो कि कहाँ जाती हैं? फुफ्फुस में जाती हैं, और रक्त को फुफ्फुस में लेकर जाती हैं। कौन से रक्त को? अशुद्ध रक्त को। भैया ये सारा कंसेप्ट आपको याद हो गया होगा आई थिंक। चलो आगे चलते हैं। मानव हृदय में कितने कक्ष होते हैं? आ गया, वही अभी थोड़ी देर पहले बताया था, 4 कक्ष होते हैं, कोई दिक्कत ना है भैया, सब याद है हमें। चलो, फुफ्फुस के अंदर स्थित वाहिका जो छोटी छोटी नलिकाओं में विभाजित होकर अंतिम सिरे गुब्बारे जैसी रचना में अलंकृत होती है। भैया भैया, आप लोगों ने किताब में कई बार देखी होगी ये वाली संरचना, इस तरीके की संरचनाएं बनी हुई, एक डायग्राम है इसका, इस तरीके की है ना। तो ये वाली संरचना है, ये वाली संरचना को कहते हैं वायु कुपिकाएं, क्योंकि ये क्या करती है भैया? वायु भरती हैं। आंसर हो जाएगा वायु कुपिकाएं। गुब्बारे जैसी सी रचनाएं, गुब्बारे जैसी रचनाएं, ये चित्र आप लोगों ने कई बार किताब में देखा होगा, पर तो अगर सही से किताबें पढ़ी हैं तो। पत्तियों का हरा रंग हरित वर्णक क्लोरोफिल की वजह से होता है भैया। हरित वर्णक को क्या कहते हैं? क्लोरोफिल भी कहते हैं, याद रखना, क्लोरोफिल भी कहते हैं, इंग्लिश में क्लोरोफिल भी कहते हैं, याद रखना भैया। पत्तियों का हरा रंग क्लोरोफिल की वजह से होता है, और मानव के रक्त का लाल रंग हीमोग्लोबिन वर्णक की वजह से होता है। याद रखना दोनों क्वेश्चन। पत्तियों का हरा रंग क्लोरोफिल वर्णक की वजह से होता है, जो कि पत्तियों में क्लोरोप्लास्ट नामक संरचना में होता है। ये क्लोरोप्लास्ट कहाँ होती है? द्वार कोशिकाओं की सहायक कोशिका, द्वार कोशिकाओं में होती है।
द्वार कोशिकाएँ क्या होती है? रंध्र को घेरे के रखने वाली जो कोशिकाएँ होती हैं, ये द्वार कोशिकाएँ होती हैं और इन द्वार कोशिकाओं पर छोटे-छोटे हरे-हरे बिंदु होते हैं माइक्रोस्कोप से देखने पर। इनको कहते हैं क्लोरोप्लास्ट और इन क्लोरोप्लास्ट में होता है क्लोरोफिल वर्णक। याद रखना भैया बहुत ही इम्पोर्टेंट है और ये भी याद रखना कि ये जो द्वार का जो सचित्र नामांकित चित्र है, ये भी याद रखना आप। आपको दूरदर्शन प्रेज़ेंट कर लेना है, पहले दूरदर्शन का चित्र आता था ना, वैसा। और द्वार क्या करते हैं? रंध्र क्या करते हैं भैया? रंध्र करते हैं गैसों का आदान-प्रदान। गैसों का आदान-प्रदान रंध्रों द्वारा होता है और रंध्र को घेरे रखे हुए 2 कोशिकाएँ होती हैं जिन्हें कहते हैं द्वार कोशिकाएँ। इन द्वार कोशिकाओं पे हरे कलर के बिंदु होते हैं जिन्हें कहते हैं क्लोरोफिल और इन क्लोरोफिल में पाया जाता है क्लोरोफिल वर्णक, जो क्या करता है? प्रकाश संश्लेषण द्वारा पादपों के लिए भोजन का निर्माण करता है, इसलिए हम क्लोरोप्लास्ट को कहते हैं रसोई घर। क्या कहते हैं? रसोई घर। पादपों का रसोई घर कहते हैं क्लोरोप्लास्ट को। याद रखना भैया, सुन के चल जाना वीडियो, कल्याण हो जाएगा आपका। पत्तियों में गैसों का आदान अरे फिर आ गया, अभी तो बोला ही था मैंने, हटा। रंध्रों द्वारा होता है भैया। क्षुद्रांत्र के आंतरिक स्तर पर अंगुलीनुमा प्रवर्त पाए जाते हैं जिन्हें दीर्घरोम कहते हैं भैया। दीर्घरोम कहते हैं। क्या कहते हैं? दीर्घरोम कहते हैं भैया। ये देख लेना आप लोग। पाचन क्रिया में अवशोषण का सतह बढ़ा देते हैं भैया। ये इस कंसेप्ट को समझने की कोशिश करना है कि ये क्या कह रही है चीज़ को। क्षेत्रफल बढ़ा देते हैं। क्या करते हैं? अवशोषण का क्षेत्रफल। क्षुद्र आंत्र की आंतरिक सतह पर दीर्घरोम पाए जाते हैं। मान लो कि ये एक मैंने काट लिया, ये एक क्या है? क्षुद्र आंत्र है। इस क्षुद्र आंत्र में इस तरीके के रोम पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? रोम पाए जाते हैं। ये रोम करते क्या है? देखो, अभी तक तो यहाँ तक कि सीधा क्षेत्रफल ज्ञात कर रहे थे अपन, लेकिन अब क्षेत्रफल बढ़ा नहीं बढ़ा भैया। ये तो बेलनाकार क्षेत्रफल हो गया एक बेलन का, और ये इसका, तो क्षेत्रफल बढ़ा नहीं बढ़ा? ये क्षेत्रफल बढ़ गया है ना भैया। तो ये क्या करते हैं? दीर्घरोम क्षेत्रफल को बढ़ा देते हैं, अवशोषण का क्षेत्रफल बढ़ा देते हैं। देखो भैया फिर समझ लो कि अभी तक तो ये यही सतह अवशोषण का काम कर रही थी, पोषक तत्व आ रहे थे और ये अवशोषण का काम कर रही थी। लेकिन अब ये जो क्षेत्रफल बढ़ गया दीर्घरोम का, ये दीर्घरोम, तो देखो अभी तो आप इसी का क्षेत्रफल ज्ञात कर रहे थे और अब आपको ये वाला क्षेत्रफल भी ज्ञात करना पड़ेगा। तो बढ़ गया ना क्षेत्रफल भैया। क्षुद्र आंत्र की आंतरिक सतह पर अंगुली नुमा प्रवर्ध पाए जाते हैं जिन्हें कहते हैं दीर्घरोम, और ये दीर्घरोम जो है अवशोषण का सतही क्षेत्रफल बढ़ा देते हैं। एक और बात याद रखना कि पाचन की क्रिया मुंह से स्टार्ट हो जाती है। मुंह से किसके द्वारा? लार के द्वारा। वहाँ से भोजन आता है ग्रास नली के में, और ग्रास नली के द्वारा भोजन भेजा जाता है आमाशय में। आमाशय में HCl द्वारा अम्लीय माध्यम किया जाता है जिसमें कि पेप्सिन जो एंजाइम है वो एक्टिव हो जाता है, और पेप्सिन एंजाइम प्रोटीन का पाचन कर देता है। प्रोटीन का पाचन कहाँ होता है? आमाशय में। वहाँ से भोजन आता है छोटी आंत में। छोटी आंत में जब भोजन आता है तो छोटी आंत में आते हैं अग्नाशयी रस। कौन आते हैं? अग्नाशयी रस, यानी अग्नाशय द्वारा जो एंजाइम होते हैं वो आते हैं। लेकिन अग्नाशयी रसों को भैया बेस पसंद है, यानी क्षार पसंद है। बेस इंग्लिश में कहते हैं, हिंदी में क्षार कहते हैं। तो भैया अग्नाशयी रसों को क्षार पसंद है। अगर क्षारीय माध्यम होगा तो अग्नाशयी जो एंजाइम है वो एक्टिव होंगे, अन्यथा नहीं होंगे। तो याद रखना, बीच में आ जाता है कौन? जैसे कि ये तो है आमाशय, ये तो है भैया आमाशय, और फिर ये आ जाती है छोटी आंत। छोटी आंत, इन दोनों के बीच में आ जाता है एक, क्या आ जाता है? यकृत। और यकृत में होता है क्या? एक पित्ताशय। क्या होता है? पित्ताशय। यकृत ग्रंथि जो है पित्तरस का निर्माण करती है और संचय करती है किसमें? पित्ताशय में। और पित्ताशय क्या करता है? ये छोटी आंत और आमाशय का जो संधि स्थल है इस यहाँ पर जुड़ा हुआ रहता है, और यहाँ से इस पित्तरस बहुत ही कड़वा होता है, अति क्षारीय ये पदार्थ होता है, लिक्विड द्रव होता है, यहाँ पर इसको छोड़ देता है। और होता क्या है? ये अम्लीय माध्यम है, इस अम्लीय माध्यम को क्षारीय कर देता है। कैसे कर देता है? क्षारीय कर देता है। याद रखना, यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन उठ सकते हैं। पहला क्वेश्चन, आमाशय का माध्यम कैसा होता है? आमाशय का माध्यम होता है अम्लीय। पित्तरस का निर्माण कौन करता है? यकृत। पित्तरस का संचय कहाँ होता है? पित्ताशय। छोटी आंत में, क्षुद्र आंत्र में भोजन का माध्यम कैसे होता है? क्षारीय। कौन करता है? क्षारीय माध्यम कौन करता है? पित्तरस।
पितरस छोटी आंत में किसके द्वारा पहुंचाया जाता है? पित्ताशय। निर्माण कहाँ होता है पितरस का? यकृत में। बहुत सारे क्वेश्चन है भैया, एकदम एक दो बार आप वीडियो देख लेना, आपको ऑटोमेटिकली याद हो जाएंगे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। शोषण में ग्लूकोज का पायरुवेट में विखंडन प्रक्रम। ये भैया ये कोशि कोशिका द्रव्य में, याद रखना इस चीज़ को। यहाँ पर भी एक कंसेप्ट है, मैं बता देता हूँ आप लोगों को कि देखो, जब अपन शोषण करते हैं तो अपने अंदर ऑक्सीजन जाती है, फेफड़ों में ऑक्सीजन जाती है, फेफड़ों से ऑक्सीजन जाती है रक्त के जरिए से हृदय में, बाएं आलिंद में, बाएं आलिंद से बाएं नीले में, बाएं नीले से प्रत्येक कोशिकाओं में महाधमनी द्वारा, ठीक है, पहुंच गई, ऑक्सीजन पहुंच गई। हमने खाना खाया, सांस लिया तो हमें ऑक्सीजन मिली, कहाँ पर? प्रत्येक कोशिकाओं को। क्लियर? हमने जब खाना खाया तो हमें मिला क्या? ग्लूकोज। क्या मिला? ग्लूकोज। ठीक है, और ये ग्लूकोज किस में टूटता है? पायरुवेट में। ये ग्लूकोज का पायरुवेट में टूटने का जो प्रक्रम है ये होता है कोशिका द्रव्य में। कहाँ होता है? कोशिका द्रव्य में। लेकिन पायरुवेट पायरुवेट बाद में आगे जब CO2 H2O और ऊर्जा में टूटता है तो ये CO2 जल और ऊर्जा में टूटने का जो काम है ये करता है कौन? माइटोकॉन्ड्रिया। कहाँ? माइटोकॉन्ड्रिया में। याद रखना भैया। पेशियों में, मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था, पेशियों में लैक्टिक अम्ल के जमाव के कारण दर्द होता है। अवायवीय मतलब वायु की अपर्याप्त मात्रा में जब शोषण होता है तो हमारी जो पेशियाँ होती हैं, पेशियों में लैक्टिक अम्ल जम जाता है जिसकी वजह से खिंचाव, एक दर्द उत्पन्न होता है, खिंचाव वाला। शुद्रांत्र द्वारा अवशोषित वसा का वहन, देखो लसिका तंत्र करता है भैया। कौन करता है? लसी। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, थोड़ा भूल गया था मैं इसको। शुद्र आंत्र में जो वसा के जो एक डिंगले डिंगले से बन जाते हैं उनका वहन, वसा यानी चर्बी का वहन कौन करता है? लसिका तंत्र करता है। याद रखना, लसिका तंत्र करता है भैया। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। लसिका जो वसा का वहन लसिका तंत्र करता है, लेकिन अन्य जो पोषक पदार्थ हैं, देखो जितने भी पोषक तत्व हैं उनको भी वो भी आप लोगों को याद होना बहुत ज़रूरी है। देखो पोषक तत्व हैं प्रोटीन, वसा, कार्बोहाइड्रेट, विटामिन, खनिज, मिनरल्स, ये सब क्या है? पोषक तत्व है। क्या है? पोषक तत्व है। इन पोषक तत्वों में से सिर्फ वसा एक ऐसी है जिसका वहन लसिका करता है, बाकी सबका परिवहन कौन करता है? हमारा परिवहन तंत्र। और परिवहन तंत्र में कौन है? रक्त। हमारे शरीर का परिवहन तंत्र कौन है? रक्त। ठीक है, रक्त। कृत्रिम वर्क द्वारा नाइट्रोजनी अपशिष्ट पदार्थों को रुधिर में अलग करना अपोहन कहलाता है। याद रखना भैया, कृत्रिम वर्क आजकल जो है, आजकल मानव ने भी विकसित कर लिए हैं कृत्रिम वर्क बना लेते हैं। और कृत्रिम वर्क द्वारा कृत्रिम वर्क चाहे कोई सा भी हो भैया, वर्क द्वारा नाइट्रोजनी अपशिष्ट पदार्थों को रुधिर से अलग करना, रुधिर से अलग करना मतलब मूत्र को अलग करना और रुधिर को अलग करना, ये वाला जो प्रोसेस है, इस वाले प्रोसेस को कहते हैं अपोहन। ठीक है, यहाँ पर एक चीज़ याद रखना, मानव का नाइट्रोजनी अपशिष्ट पदार्थ यूरिया है। क्या है? यूरिया है। नाइट्रोजन अपशिष्ट पदार्थ यूरिया है, यानी जो हमारा मूत्र होता है वो क्या है? यूरिया है। साइंस की लैंग्वेज में उसको यूरिया बोल सकते हैं अपन। यूरिया है। इस यूरिया को रुधिर से अलग करने का जो प्रोसेस है, जो वर्क करता है, किडनी करती है अपनी, वो है अपोहन। क्लियर? चलो, यकृत रस पित्त स्रावित होता, यकृत से यकृत, अरे ये मैं बता चुका हूँ। यकृत जो ग्रंथि होती है, यकृत ग्रंथि से जो यकृत रस होता है उसको पित्त रस कहते हैं। ठीक है, पित्त स्रावित होता है। यकृत एवं अग्नाशय दोनों अपने स्राव रस कहाँ? छोटी आंत में। मैंने कहा था आप लोगों को भैया, यकृत जो होता है वो क्या करता है? पित्त रस का निर्माण करता है, जो कि कहाँ पर संचित करके रखता है? पित्ताशय में। और पित्ताशय क्या है? यकृत का ही एक भाग है। पित्ताशय से जो पितरस है वो छोटी आंत में स्रावित किया जाता है, क्योंकि छोटी आंत में भोजन का माध्यम क्षारीय होना जरूरी है। अम्लीय से क्षारीय होना जरूरी है। अमाशय में अम्लीय होता है, और वहाँ से अगर हम छोटी आंत में भोजन आता है तो वहाँ पर उसका माध्यम क्षारीय होना जरूरी है, क्योंकि अग्नाशयी रस क्षारीय माध्यम में ही एक्टिव हो सकते हैं। क्लियर? चलो, यानी यकृत और अग्नाशय जो है अपना जो भोजन है उसको
किस में स्रावित करेंगे? क्षुद्रांत्र में। अब बहुत सॉरी, यकृत और अग्नाशय दोनों अपने स्रावित रस जो है वो क्षुद्र आंत यानी छोटी आंत में स्रावित करेंगे। लारीय एमाइलेज का काम क्या है? जटिल मंड को सरल शर्करा में तोड़ना। मैंने शुरू में ही कहा था कि जो पेड़ पौधे होते हैं वो अपना भोजन बनाते हैं सूर्य की उपस्थिति में। कुछ भोजन को तो अपनी ऊर्जा में काम में ले लेते हैं, बाकी जो बचता है भोजन उसको भविष्य के लिए मंड के रूप में संचित रखते हैं, फलों में, पत्तियों में, है ना, फलों में, पत्तियों में, बीजों में, इनमें संचित रखते हैं और इनको अपन खाते हैं। याद रखना, इनको अपन खाते हैं भैया, चाहे तो रोटी बना के खाएं चाहे कैसे भी खाएं, लेकिन खा क्या रहे हैं अपन? मंड खा रहे हैं। क्या खा रहे हैं? मंड खा रहे हैं। मंड जो है एक जटिल शर्करा है और लारीय जो लार में जो एमाइलेज एंजाइम पाया जाता है, ये एमाइलेज एंजाइम जटिल मंड को सरल शर्करा में तोड़ देता है। प्रकाश संश्लेषण की अभिक्रिया को समीकरण, भैया बहुत तगड़ी। मैंने कहा है भैया, ये मैं बता चुका मैं पहले भी कि जो पेड़ पौधे होते हैं वो वायुमंडल से CO2 लेते हैं, प्लस जो जल होता है उसे H2O लेते हैं यानी जल लेते हैं। ठीक है, क्लोरोफिल की उपस्थिति में, सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में क्लोरोफिल की सहायता से ग्लूकोज यानी C6H12O6 प्लस O2 प्लस H2O बनाते हैं। देखो इसको समझना आप कि भैया ये पेड़ पौधे हैं, एक मिनट, कि भैया ये तो हैं अपने पेड़ पौधे, ये पेड़ है अपना, ये पेड़ है भैया, ये पेड़ है, ये पेड़ है। ये पेड़ क्या करेगा? ये पेड़ क्या करेगा भैया? थोड़ा ऊपर कर लेता हूँ। ये पेड़ क्या करेगा? यहाँ से लेगा जल, क्या लेगा? जल, H2O लेगा, और वायुमंडल से लेगा CO2 ले लिया, और पेड़ पत्तियों में बना लेगा क्या? क्या बना लेगा पेड़ पत्तियों में? ग्लूकोज C6H12O6 ये बना लेगा। साथ में क्या बना लेगा? O2 बना लेगा। क्या बना लेगा? O2, और फिर साथ में और क्या बनाएगा? H2O, ये चीज़ें बनाएगा। ठीक है, तो याद रखना ये O2 तो ये वायुमंडल में छोड़ देगा, जिसको हम ले लेते हम शोषण में काम में ले लेते हैं। इस O2 को तो ये वायुमंडल में छोड़ देगा, वातावरण में छोड़ देगा, जिसको हम ग्रहण करते हैं। ये O2 को हम ग्रहण करते हैं, इसीलिए पेड़ पौधों को हम कहा जाता है प्राणदायी। अगर पेड़ पौधे ना हो पृथ्वी पर तो O2 नहीं मिलेगी, और O2 नहीं मिलेगी तो हम जिंदे भी नहीं रह सकते। खत्म बात भैया, पेड़ बहुत इंपॉर्टेंट है। रही H2O की बात, तो ये H2O वाष्प के रूप में उत्सर्जित हो जाता है, यानी वातावरण में चला जाता है और बादल का निर्माण करता है। किनका निर्माण करता है? बादलों का निर्माण करता है। इसलिए इसलिए जहाँ पर पेड़ पौधे होते हैं, ज़्यादा होते हैं, वहीं पर बरसात ज़्यादा होती है। एक बात तो ये। दूसरी बात, ये जो C6H12O6 है ये बच गया। ये कुछ तो ये अपनी क्रियाओं में काम में ले लेते हैं, लेकिन कुछ को ये भविष्य के लिए बचा कर रखते हैं, किसके रूप में? मंड के रूप में। भैया याद रखना, याद रखना इस चीज़ को भैया, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, समझने वाली चीज़ें हैं, रटने वाली चीज़ें कोई सी भी नहीं है। याद रखना कि पेड़ पौधे जो हैं जड़ों से क्या लेते हैं? जल लेते हैं, वातावरण से CO2 लेते हैं, और C6H12O6 यानी ग्लूकोज बना लेते हैं, और ग्लूकोज बनाने के बाद क्या बोलते हैं हम, ग्लूकोज बनाने के साथ 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 ही ये O2 और जल भी बनाते हैं। तो जल का तो ये वाष्पीकरण कर लेते हैं, O2 को वातावरण में छोड़ देते हैं, जिसको हम मानव प्राणी यानी जीव जंतु और मानव प्राणी ये इसको ग्रहण कर लेते हैं श्वसन की क्रिया में। ठीक है ना? याद रखना, इसी की उल्टी रिएक्शन जीव जंतुओं के श्वसन में होती है। देखो ये जो है, ये 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 टूटता है, ये क्लोरोफिल ये सब नहीं आएगा जीव जंतुओं में, और क्या बनाएगा? CO2H2O प्लस ऊर्जा। क्या बनाएगा? ऊर्जा। इसी की उल्टी रिएक्शन जंतुओं में होती है। ये भी याद रखना आप कि ग्लूकोज का विखंडन होता है पायरुवेट में, और पायरुवेट जो होता है कोशिका द्रव्य में माइटोकॉन्ड्रिया द्वारा इन दोनों के साथ साथ जल में तोड़ दिया जाता है। किसमें? जल में, सॉरी ऊर्जा में, ऊर्जा। भोजन का पूर्ण पाचन किस अंग में होता है? शूद्रांत्र में होता है पूरा पाचन। कहाँ होता है? कुछ तो भी बचती है, बस ये पाचन जो होते हैं वो सारे के सारे शूद्रांत्र में होते हैं। रक्तदाब मापने वाले यंत्र को स्फाइग्नोमेनोमीटर कहा जाता है, स्फाइग्नोमेनोमीटर कहा जाता है। याद रखना, स्फाइग्नो। स्पाइडरमैन को जानते होंगे ना? स्पाइडरमैन,
स्पाइगनो मैनोमीटर, स्पाइगनो मैनोमीटर, 2-3 बार बोलना, याद हो जाएगा। ये भी बता चुका मैं आप लोगों को पहले ही, आरबीसी का रंग किस बढ़ने की वजह से होता है, हीमोग्लोबिन बढ़ने की वजह से होता है। आमाशय में पेप्सिन कार्य प्रोटीन का पाचन करता है। क्या करता है? प्रोटीन का पाचन करता है। ये बता चुका मैं। 2 कोशिकीय, तो एक ये भी मैं आप लोगों को बता चुका पहले ही। 2 एक कोशिकीय जीवों के नाम बताइए, अमीबा और पैरामीशियम है। द्वार कोशिकाओं का कार्य, अरे भैया ये भी बता चुका मैं, पत्तियों में छिद्रों का खुलना एवं बंद होना, जिससे कि क्या होता है, गैसों का आदान प्रदान होता है भैया, गैसों का आदान प्रदान होता है। द्वार कोशिकाएं, हाँ ये वाला थोड़ा कंसेप्ट याद रखना कि द्वार कोशिकाओं का कार्य पूछा है, रंध्र का नहीं पूछा। किसका पूछा है? द्वार कोशिकाओं का। मैंने आप लोगों को बताया था कि भैया ये तो है द्वार, और इस द्वार को घेरे रखे हुए, घेर के 2 कोशिकाएं दूरदर्शन का सिंबल बना लेती है। ये जो कोशिकाएं हैं 1 और ये 2, ये कोशिकाएं कहलाती हैं द्वार कोशिकाएं। ये द्वार कोशिकाएं क्या करती हैं? पानी को अवशोषित करके, पानी को मतलब अवशोषित आएगा इसके पास पानी, जब इसके पास पानी आ जाता है तो ये फूल जाती हैं, और फूलने की वजह से ये रंध्र, फूलने की वजह से ये रंध्र बंद हो जाता है, और सिकुड़ने की वजह से रंध्र खुल जाता है। कुछ कन्फ्यूजन है, आप लोग थोड़ा सा किताब से इस कंसेप्ट को क्लियर करना कि अवशोषण के बाद में फूलती हैं तो फूलती हैं तो रंध्र खुलता है या बंद होता है ना। तो फिलहाल इतना ध्यान रखो कि ये द्वार कोशिकाएं हैं, और ये द्वार कोशिकाएं जो है इस रंध्र को खोलने में और बंद करने में सहायक होती हैं। यदि क्वेश्चन आ जाए कि रंध्र का क्या काम है, तो याद रखना, रंध्र गैसों का आदान प्रदान करता है, CO2 को लेता है और O2 को छोड़ता है, CO2 को लेता है और O2 को छोड़ता है, ये काम है। तो रंध्र का काम होता है गैसों का आदान प्रदान करना। अगर रंध्र याद ना रहे ना, तो आप लोग एक बात याद रखना कि जो हमारे जीव जंतुओं में और हम में नाक का और मुंह का काम जो होता है गैसों का आदान प्रदान करना, यानी अपन O2 लेते हैं, CO2 छोड़ते हैं, उसी का जस्ट उल्टा ये रंध्र भी इनके नाक हैं, ये मान लेना आप लेना। तो ये क्या करते हैं? CO2 लेते हैं और O2 छोड़ते हैं। चलो आगे चलते हैं भैया। क्षुद्र आंत्र में प्रोटीन पाचन कौन सा एंजाइम करता है भैया? क्षुद्र आंत्र में प्रोटीन का जो पाचन होता है वो ट्रिप्सिन द्वारा होता है। ये ट्रिप्सिन अग्नाशयी रस होता है, अग्नाशय द्वारा ट्रिप्सिन नामक एंजाइम छोड़ा जाता है, जो क्या करता है? प्रोटीन का पाचन करता है। आमाशय में अम्ल की भूमिका क्या है भैया? ये बता चुका मैं। आमाशय में अम्ल की भूमिका यह है कि आमाशय जो है भोजन का, सॉरी, अम्ल यानी HCl अम्ल स्रावित होता है आमाशय में। तो ये HCl जो अम्ल होता है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, ये अम्ल भोजन का माध्यम अम्लीय बना देता है। अब क्वेश्चन आ जाए, अम्लीय ही क्यों बनाता है भैया? क्योंकि अम्लीय इसलिए बनाता है क्योंकि वहाँ पर प्रोटीन का पाचन करना जरूरी है, और प्रोटीन के पाचन के लिए पेप्सिन एंजाइम जरूरी है, और पेप्सिन एंजाइम को बेस पसंद नहीं है, एसिड पसंद है, यानी अम्ल पसंद है। तो अम्ल पसंद है इसलिए, अम्ल पसंद है इसलिए आमाशय का भोजन का माध्यम अम्लीय होना जरूरी है। ए फॉर आमाशय, ए फॉर अम्लीय, याद रखना। कौन करता है? HCl करता है। क्यों करता है? ट्रिप्सिन, सॉरी, पेप्सिन एंजाइम को एक्टिव करने के लिए। क्षुद्र आंत्र में प्रोटीन का पाचन ट्रिप्सिन द्वारा होता है। पूर्ण पाचन। कोशिका की ऊर्जा मुद्रा किसे कहते हैं? ATP को कहते हैं भैया। हमारे अंदर जो ऊर्जा मुद्रा होती है वो ATP के रूप में, एडिनिन एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट के रूप में होती है। ATP के विखंडन से कितनी, यानी एक ATP के विखंडन से कितनी ऊर्जा मुक्त होती है? 30.5 किलो जूल, 30.5 किलो जूल ऊर्जा मुक्त होती है भैया एक ATP के विखंडन से। फेफड़ों में गैसों का विनिमय किस स्थल पर होता है? वायु कुपिकाओं द्वारा। वायु कुपिकाएं होती हैं। वायु कुपिकाएं कैसी होती हैं भैया? वायु कुपिकाएं होती हैं इस तरीके की, इस तरीके की। मैंने आप लोगों को पहले ही बता दिया था, ये तो वायु कुपिकाएं इस तरीके की होती हैं। ये वायु कुपिकाएं होती हैं, गुब्बारे के समान फूली हुई जो संरचनाएं हैं, ये वायु कुपिकाएं हैं। इन वायु कुपिकाओं के द्वारा ये काम होता है भैया। फेफड़ों में गैसों का विनिमय किस स्थल पर होता है? वायु कुपिकाओं द्वारा होता है। जाइलम में जल की गति के लिए मुख्य प्रेरक बल, अरे भैया वाष्पोत्सर्जन आकर्षण बल।
देखो, जिस तरीके से अपन अपन किसी टैंक जो भरा हुआ रहता है उसमें एक नाली लगा देते हैं, और उस एक इस नाली से पानी निकलता जाता है और वो इधर से आता जाता है, सेम टू सेम यही प्रोसेस होता है कि जो पेड़ पौधे होते हैं उस पेड़ पौधों में छोटी छोटी नलिकाएं होती हैं। क्या होती हैं? छोटी छोटी नलिकाएं होती हैं। ये पेड़ है अपना, ये पेड़ है, छोटी छोटी नलिकाएं होती हैं। यहाँ से वाष्पोत्सर्जन होता है पानी का, धूप की वजह से, सूर्य के प्रकाश की वजह से, और वो भोजन बनने की वजह से वाष्पोत्सर्जन होता है। और ये जो है, ये वाष्पोत्सर्जन जो है, यहाँ के जो जल है इस पर एक आकर्षण लगाता है। क्या लगाता है? आकर्षण, यानी खिंचाव बल लगाता है। और खिंचाव बल लगाने की वजह से ये क्या होता है? खिंचता चला जाता है। जाइलम में जल की गति वाष्पोत्सर्जन द्वारा लगाए गए आकर्षण बल, जिसे कहते हैं वाष्पोत्सर्जन के द्वारा लगाए गए आकर्षण बल को कहते हैं वाष्पोत्सर्जन आकर्षण बल। इसके कारण ये सब कुछ होता है। मानव उत्सर्जन की सूक्ष्मतम इकाई है नेफ्रॉन। उत्सर्जन तंत्र की देखो, उत्सर्जन तंत्र किससे किससे होता है? वृक्क से होता है। उत्सर्जन कार्य कौन करता है? वृक्क करता है। और वृक्क की कोशिकाएं जिससे बनी हुई होती हैं उन कोशिकाओं को कहते हैं नेफ्रॉन। उन कोशिकाओं को कहते हैं नेफ्रॉन। वृक्क की संरचनात्मक क्रियात्मक इकाई नेफ्रॉन है। जैव प्रक्रम किसे कहते हैं? सजीवों के सभी प्रक्रम जो सम्मिलित रूप से अनुरक्षण का कार्य करते हैं जैव प्रक्रम कहलाते हैं। रंध्रों का खुलना एवं बंद होना किस तरह संपन्न होता है? द्वार कोशिकाएं जल अवशोषित करके फूल जाती हैं एवं रंध्र खुल जाते हैं। देखो, यही कंफ्यूजन था एक, जो कि यहाँ पर अपना क्लियर हो रहा है कि भैया द्वार कोशिकाएं जल अवशोषित करके फूल जाती हैं एवं रंध्र खुल जाते हैं। देखो, द्वार कोशिकाओं के जल अवशोषित करके फूलने से रंध्र खुलेंगे, फूलेंगे तो रंध्र खुलेंगे, फूलेंगे तो खुलेंगे, फूलेगी तो खुलेगी, फूलेंगे तो खुलेगा। इसी तरह से द्वार कोशिकाओं के सिकुड़ने पर रंध्र बंद हो जाते हैं। सही था, मतलब जो तुक्का मार रहा था। चलो, पायशीकरण यानी इमल्सिफिकेशन किसे कहते हैं? वसा के वृहत अणुओं का छोटी छोटी गुलिकाओं में विखंडित करना पायशीकरण कहलाता है। वसा की जो गुलिकाएं होती हैं छोटी आंत में वो छोटी छोटी गुलिकाओं में विखंडित हो जाती है, जिसे कहते हैं पायशीकरण। दंत सरण किसे कहते हैं? दंत सरण इनेमल तथा डेंटिन के धीरे धीरे मर्दूकरण के कारण, यानी जो दांतें होती हैं, दांत के चारों तरफ की जो चारों तरफ जो रक्षात्मक परत होती है, जिसे बोलते हैं इनेमल, जो कि हमारी बॉडी का सबसे कठोर भाग है, इनेमल तथा डेंटिन के धीरे धीरे मर्दूकरण यानी झरने के कारण होता है। इसका कारण जीवाणुओं द्वारा शर्करा पर क्रिया कर अम्ल का बनना, यानी जो अम्ल की जो पीएच होती है 5.5 से ज़्यादा पीएच होने पर ऐसा होने लग जाता है। प्रकाश संश्लेषण के दौरान कौन सी घटनाएं घटित होती हैं? क्लोरोफिल द्वारा प्रकाश ऊर्जा को अवशोषित देखो, सबसे पहले जो है आग लगाने वाला काम होता है। क्लोरोफिल को कहते हैं भैया रसोईघर। क्लोरोफिल जो होती है वो क्या करती है? प्रकाश ऊर्जा को अवशोषित करती है। ठीक है, प्रकाश ऊर्जा को अवशोषित करती है। प्रकाश ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में रूपांतरित करती है और जल अणुओं का अपघटन करती है। देखो, सबसे पहले अपन जब खाना बनाते हैं, प्रकाश संश्लेषण क्या है? खाना बनाने की एक प्रक्रिया है, किसकी है? पेड़ पौधों की है। सबसे पहले खाना बनाते हैं तो आग जलाते हैं, ठीक है। तो क्लोरोफिल क्या करता है? सबसे पहले आग जला देता है, यानी प्रकाश ऊर्जा को अवशोषित कर लेता है। प्रकाश ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में रूपांतरित करता है, यानी जो रासायन बना था मंड मंड जिसे बोलते हैं ग्लूकोज, ठीक है, ग्लूकोज वो सूत्र एक जैसे होता है। प्रकाश ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में रूपांतरित करता है और उसके बाद में जल अणुओं का अपघटन करता है, जो कि वाष्पोत्सर्जन के जरिए से निकल जाते हैं। सी कार्बन डाइऑक्साइड गैस का कार्बोहाइड्रेट में अपचयन कर देता है। किसमें? यानी पहला काम तो क्या होता है? प्रकाश का अवशोषण। दूसरा क्या होता है? रासायनिक ऊर्जा में रूपांतरण। पहले क्या किया? प्रकाश ऊर्जा का अवशोषण किया, फिर प्रकाश ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में रूपांतरित कर दिया और जल के अणुओं का अपघटन कर दिया। उसके बाद CO2 का कार्बोहाइड्रेट में अपचयन कर दिया। ठीक है, ये सारे काम। विभिन्न पथों द्वारा ग्लूकोज के विखंडन का आरेख देखो, ये फिर आ गया। ग्लूकोज कोशिका द्रव्य में पाइरूवेट में विखंडित हो जाएगा। एक ग्लूकोज कोशिका द्रव्य में पाइरूवेट में विखंडित हो जाएगा और पाइरूवेट ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में, यानी ईस्ट में इथेनॉल और कार्बन डाइऑक्साइड गैस में अपघटित हो जाएगा। ऑक्सीजन का अभाव
मतलब अपर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन है तो लैक्टिक अम्ल और ऊर्जा बनेगी, जो कि हमारी पेशी कोशिकाओं में बनती है। ऑक्सीजन की उपस्थिति में कार्बन डाइऑक्साइड, जल और ऊर्जा बनेगी, जो कि माइटोकॉन्ड्रिया में संपन्न होती है। याद रखना, देखो ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में पायरुवेट का विखंडन ईस्ट में होता है। क्वेश्चन पूछ ले कि पायरुवेट का ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में विखंडन किस में होता है? ईस्ट कोशिकाओं में होता है। मुख्य उत्पाद कौन बनेगा? इथेनॉल बनेगा। पायरुवेट का ऑक्सीजन के अभाव में, ऑक्सीजन के अभाव में या अपर्याप्त मात्रा में विखंडन कहाँ होता है? हमारी पेशी कोशिकाओं में, जिसकी वजह से लैक्टिक अम्ल का निर्माण होता है। क्या? लैक्टिक अम्ल का निर्माण होता है। मुख्य उत्पाद के रूप में लैक्टिक अम्ल का निर्माण होता है मांसपेशियों में। कहाँ पर? मांसपेशियों में, जो कि ऑक्सीजन के अभाव में होता है। पायरुवेट का ऑक्सीजन के अभाव में विखंडन होता है मांसपेशियों में, जिसकी वजह से लैक्टिक अम्ल और ऊर्जा प्राप्त होती है। ऑक्सीजन की उपस्थिति में यानी ऑक्सीजन की पर्याप्त मात्रा में विखंडन होता है पायरुवेट का, जिससे कि कार्बन डाइऑक्साइड गैस, जल और ऊर्जा प्राप्त होती है, और इस ऊर्जा को जीव जंतु ग्लाइकोजन के रूप में संचित रखते हैं। दोहरा परिसंचरण तंत्र किसे कहते हैं? मनुष्य में रक्त परिवहन के प्रत्येक प्रत्येक एक चक्कर में रक्त हृदय में 2 बार आता है, इसे दोहरा परिसंचरण तंत्र कहते हैं। देखो, एक बार तो अशुद्ध रक्त आता है, एक बार तो शुद्ध रक्त आता है बाएं आलिंद में, फिर बाएं आलिंद से शुद्ध रक्त जाता है बाएं नीले में, बाएं नीले से महाधमनी द्वारा प्रत्येक कोशिकाओं में, प्रत्येक कोशिकाओं से अशुद्ध रक्त आता है कहाँ पर? दाएं आलिंद में, दाएं आलिंद से फिर नीले में, यानी हृदय में रक्त जो है 2 बार आ रहा है। एक बार शुद्ध आ रहा है, एक बार अशुद्ध आ रहा है, इसलिए इसे कहते हैं दोहरा परिसंचरण तंत्र। मनुष्य में रक्त परिवहन के प्रत्येक एक चक्कर में रक्त 2 बार आता है, और इसे दोहरा परिसंचरण तंत्र कहते हैं। प्लेटलेट्स द्वारा अनुरक्षण कैसे होता है? देखो, शरीर में जो प्लेटलेट्स होती हैं वो रक्त के बहाव को रोक देती हैं। रक्त जहाँ से कट जाता है, फिट जाता है, उसको जो कटे फटे हुए स्थान पे एक तरीके से दीवार का काम कर देती हैं, और वहाँ पे आकर एक अपना दीवार बना लेती है, एक प्लेट बना लेते हैं, जिससे कि रक्त रुक जाता है। शरीर में रक्त स्राव होने पर प्लेटलेट्स कोशिकाएं चोट लगे स्थान पर जाल बनाकर रुधिर का थक्का बना देती हैं, जिससे कि रक्त स्राव बंद हो जाता है। हमारे शरीर में हीमोग्लोबिन की कमी के कारण, कमी के क्या परिणाम है? देखो, हीमोग्लोबिन की कमी से शरीर में रक्त की कमी हो जाती है, जिससे एनीमिया रोग हो जाता है। साथ ही O2 और CO2 का परिवहन भी प्रभावित होता है। एनीमिया रोग, हीमोग्लोबिन की कमी के कारण सिकल सेल एनीमिया रोग हो जाता है। कौन सा? सिकल सेल एनीमिया। एनीमिया छोटा, मतलब छोटे रूप में छोटा सा नाम बता दिया इन्होंने। एनीमिया पूरा नाम है सिकल सेल एनीमिया। हीमोग्लोबिन की कमी के कारण शरीर में रक्त की कमी हो जाती है, जिसे सिकल सेल एनीमिया कहते हैं। अमीबा में पोषण को सचित्र द्वारा समझाइए। देखो, अमीबा कोशिका, देखो अमीबा किधर से भी खाना खा सकता है, एक कोशिकीय जीव है, और किधर से भी निकाल सकता है। इसकी पूरी सतह ही वातावरण के संपर्क में होती है, और वो क्या करता है, जिधर से भी भोजन आता है उधर ही अपने पदार्थ विकसित कर लेता है। पादाप नामक मुख्य संरचना किसमें पाई जाती है? अमीबा में पाई जाती है। ठीक है, अमीबा क्या करता है, जिधर से भी उसको फील होता है कि हाँ इधर से भोजन आ रहा है, वो उधर ही अपने पदार्थ विकसित कर लेता है, और उस भोजन को अपने अंदर ग्रहण कर लेता है। संभारण विधि द्वारा इसके अंदर भोजन का अंतर्ग्रहण होता है, और ये के भोजन का पाचन करने के बाद में किधर से भी भोजन निकाल देता है। ये सारे चित्र आप लोग एक बार देख कर जाना। मानव पाचन तंत्र नामक के चित्र बनाइए, ये चित्र भी बना कर देख कर जाना भैया, 1-2 बार बना लेना, अच्छा रहेगा। आमाशय में पाचन क्रिया को समझाइए। मुंह से भोजन ईसोफोगस द्वारा आमाशय तक ले जाया जाता है। ईसोफोगस यानी ग्रास नली द्वारा आमाशय तक ले जाया जाता है। आमाशय की भित्ति में उपस्थित जठर ग्रंथियाँ पाचक रस HCl एंजाइम पेप्सिन में श्लेष्मस्रावित करती हैं। HCl भोजन को अम्लीय बनाता है, और पेप्सिन एंजाइम प्रोटीन का आंशिक पाचन करता है, आंशिक यानी कम पाचन करता है। श्लेष्मा आमाशय के आंतरिक स्तर को अम्ल से सुरक्षा करता है। आमाशय से इस पचित भोजन का आमाशय में इस पचित भोजन को क्या कहा जाता है? कायम कहा जाता है। शुद्ध आंत्र में पाचन भैया, शुद्ध आंत्र में क्या होता है? देखो, आमाशय में जो भोजन का माध्यम था वो अम्लीय था, लेकिन शुद्ध आंत्र में अग्नाशयी रस आएंगे, जो कि सारी माध्यम में ही क्रिया कर सकते हैं। इसलिए सबसे पहले तो शुद्ध आंत्र का जो है, क्या बोलते हैं ना, माध्यम है वो क्षारीय हो जाएगा, और क्षारीय कौन करेगा? यकृत करेगा। यकृत में कौन करेगा? पितरस करेगा। पितरस का संचय कौन करता है? पिताशय करता है। पिताशय किस में डालता है? रक्त। पिताशय अपना पितरस किस में डालता है? छोटी आंत में डालता है। छोटी आंत में कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा का पूर्ण पाचन होता है। किसका? याद रखना, का प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट और वसा का पूर्ण पाचन कहाँ होता है? छोटी आंत में होता है। इस कार्य के लिए शुद्ध आंत्र में आंतरीय रस स्रावित होता है।
एवं यकृत एवं अग्नाशय ग्रंथियों से क्रम से पित्तरस और अग्नाशयी रस प्राप्त होते हैं। पित्तरस भोजन का माध्यम क्षारीय बनाता है एवं वसा का पायशीकरण करता है। वसा का पायशीकरण करता है, वसा को छोटे छोटे टुकड़ों में गुलगुलिकाओं में तोड़ता है, इसे कहते हैं पायशीकरण। पायशीकृत वसा का पाचन लाइपेज एंजाइम द्वारा लाइपेज एंजाइम करता है। वसा देखो याद करना, वसा का पाचन लाइपेज एंजाइम करता है। कौन करता है? लाइपेज एंजाइम करता है। अग्नाशयी रस का ट्रिप्सिन एंजाइम प्रोटीन का पूर्ण पाचन करता है। आंतरीय रस में उपस्थित एंजाइम अंत में प्रोटीन को एमिनो अम्ल में तोड़ देते हैं। किस में तोड़ता है? एमिनो अम्ल में। आंतरीय रस में उपस्थित एंजाइम अंत में प्रोटीन को एमिनो अम्ल यानी NH अमोनिया अम्ल में तोड़ देते हैं। जटिल कार्बोहाइड्रेट को ग्लूकोज में तोड़ते हैं और वसा को वसीय अम्ल में व ग्लिसरॉल में तोड़ देते हैं। ये याद रखना, एक दो बार पढ़ लेना इसको अच्छे तरीके से भैया। ये वाला हमारे शरीर में वसा का पाचन कैसे होता है, ये प्रक्रम भी आप पढ़ चुके हो पहले ही। वायु शोषण और अवायवीय शोषण में अंतर, कुछ जीवों के नाम, और चलो ये भी लिख देंगे। वायु शोषण मतलब वायु की उपस्थिति में हमारे अंदर जो शोषण होता है वो वायु शोषण होता है। वायु की उपस्थिति में O2 की उपस्थिति में होता है, जिससे कि क्या होता है माइटोकॉन्ड्रिया द्वारा ऊर्जा बनाई जाती है। कैसे बनाई जाती है? ग्लूकोज का विघटन करके। ग्लूकोज का विघटन द्वारा क्या क्या प्राप्त होता है? CO2 प्राप्त होता है, H2 प्राप्त होता है और जल प्राप्त होता है। जल का निष्कासन कर दिया जाता है और CO2 को वापस छोड़ दिया जाता है और ऊर्जा को काम में ले लेते हैं, ग्लाइकोजन के रूप में संचित रखते हैं। वायवीय शोषण कहलाता है। अवायवीय शोषण वायु की अनुपस्थिति में O2 की अनुपस्थिति में होता है और इसकी वजह से अवायवीय शोषण की वजह से मुख्य उत्पाद के रूप में इथेनॉल बनता है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनता है। ये अभिक्रिया ईस्ट में होती है और अपेक्षाकृत कम ऊर्जा बनती है। ठीक है, सारी क्रिया एक बार पढ़ लेना अच्छे तरीके से भैया। ये मानव श्वसन तंत्र नामक की चित्र बना लेना भैया, पसले पेपर बना लेना। और ये वही है कुपिका, जिसको मैं आप लोगों को भी कई बार बता चुका हूँ। ये कुपिका जहाँ पर कि वायु का आदान प्रदान होता है। मानव श्वसन की क्रियाविधि को समझाइए भैया। मानव श्वसन की क्रियाविधि को समझा दिया, आप लोग देख लेना इसको। मैं नासा द्वार के माध्यम से वायु शरीर के अंदर प्रवेश करती है। नासा द्वार में वायु महीन बालों द्वारा निस्यंदक हो जाती है, छण जाती है। यहाँ से वायु कंठ द्वारा फुफ्फस में प्रभावित होती है और फुफ्फस छोटी छोटी नलिकाओं में विभाजित होता है, जो अंत में गुब्बारे जैसी रचनाओं से अलंकृत होता है। इसको गुब्बारा रूपी रचना जो होती है, इन्हें कहते हैं कुपिका या एल्वियोला। ये कहते हैं कुपिकाओं की भित्ति में रुधिर वाहिकाओं का विस्तीर्ण जाल होता है। जब हम श्वसन लेते हैं तो हमारी पसलियाँ ऊपर उठती हैं और डायफ्राम चपटा हो जाता है, जिससे कि वक्ष गुहिका बड़ी हो जाती है, जिससे वायु फुफ्फुस की वायु कुपिकाओं में भर जाती है और रुधिर शेष शरीर से रक्त से एकत्र CO2 कुपिकाओं में छोड़ने के लिए लाता है। यहाँ वायु कुपिकाओं में O2 और CO2 का आदान प्रदान हो जाता है। देखो सारी चीज़ें मैं आप लोगों को पहले बता चुका हूँ। मानव हृदय की संरचना नामक की चित्र बनाई, ये चित्र नामक की चित्र बना लेना भैया। बाएं आलिन दाएं आलिन जिस तरीके से होता है। मानव में दोहरा परसेंट अंदर पाया जाता है, वाक़ई कर दीजिए। ये मैं आप लोगों को कई बार बता चुका पीछे, वही सेम टू सेम प्रोसेस है। कहाँ से आता है, कहाँ पे जाता है, किधर को आएगी, किधर को जाएगी, कुछ नहीं। मानव में O2 CO2 परिवहन तथा विनिमय का व्यवस्थित चित्र बनाइए। मानव में बना लिया भैया, ये रहा व्यवस्थित चित्र, कई बार बता चुका मैं आप लोगों को। सिरा धमनियाँ, ये भी आप लोग, ये सिरा और धमनियाँ किसमें पाई जाती है? रक्त में पाई जाती हैं। धमनियाँ महाधमनी द्वारा शुद्ध रुधिर को प्रत्येक कोशिकाओं तक पहुँचाया जाता है और महाशिरा द्वारा क्या किया जाता है? महाशिरा द्वारा जो है अशुद्ध रक्त को कोशिकाओं से हृदय के आलिन तक पहुँचाया जाता है और आलिन से धमनी द्वारा कहाँ पहुँचाया जाता है? रुधिर को फेफड़ों तक पहुँचाया जाता है। ये सारी चीज़ें आप लोग पढ़ लेना एक बार। टाइम बहुत ज़्यादा हो गया, आई थिंक इस चीज़ को आप लोग पढ़ के जाना अच्छे तरीके से। यही पढ़ लेना। पादपों में जल तथा भोजन पदार्थों का परिवहन सबको समझाइए। देखो पादपों में जल का परिवहन तो कौन करता है? जाइलम करता है। भोजन का कौन करता है? फ्लोएम करता है। भोजन कहाँ बनता है? पेड़ पौधों की पत्तियों पर बनता है। पत्तियों से प्रत्येक कोशिकाओं तक पहुँचाने का काम फ्लोएम करता है। जड़ों से द्वारा जल और खनिज लवण होते हैं, जिनको कि जाइलम द्वारा प्रत्येक अंग तक पहुँचाया जाता है। मानव उत्सर्जन तंत्र का नामक चित्र बनाइए। इसमें किडनी का चित्र बना लेना है, मूत्रा से बना लेना है, मूत्रमार्ग बना लेना है। इसमें एक और चीज़ देखना है, ग्लोमेरुलस और बोमन का संपुट, ये किससे संबंधित है? वर्क से संबंधित है। याद रखना, वर्काणु, एक वर्काणु ग्लोमेरुलस नामक संरचना किससे संबंधित है? यकृत से, सॉरी वर्क से। और वर्क की संरचना इकाई कौन है? वर्काणु, जिसे बोलते हैं नेफ्रॉन। और नेफ्रॉन की ये पूरी संरचना है, याद रखना, नेफ्रॉन की ये पूरी संरचना है। इसमें क्या करते हैं? इसमें क्या होता है?
इसमें एक कोशिका गुच्छ पाया जाता है जिसे कहते कहते हैं ग्लोमेरुलस, और एक ग्लोमेरुलस एक कैप्सूल से आच्छादित रहता है, मतलब घिरा हुआ रहता है, एक कैप्सूल से परिबद्ध रहता है, जिसे कहते हैं क्या, बोवन का संपुट। क्या कहते हैं? बोवन का संपुट। यहाँ पर आप एक चीज़ देख रहे होंगे, ये इसे कहते हैं बोवन का संपुट। मानव उत्सर्जन की क्रियाविधि को समझाइए। देख लेना भैया एक बार इसको। चलो, आज का डन, कंप्लीट।